वेलकम टू मैकेनिकल लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि सोम की। 2019 के ओसीबीसी कैरिकुलम के अकॉर्डिंग ये जो सोम है पहले थर्ड सेमेस्टर में लगता था, अब ये फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लगता है। सोम में हम बात करने वाले हैं आज कोर्स आउटकम 4 की, जिसमें हमें क्या मिलेगा, कैलकुलेट बेंडिंग स्ट्रेस फॉर ए गिवन बीम, यानी कि हमें बेंडिंग स्ट्रेस को निकालना है एक दी गई बीम के लिए। जिसमें कोर्स आउटकम 4 में लर्निंग आउटकम 1 हम आज पढ़ेंगे, जिसमें हमें क्या मिलेगा, एक्सप्लेन बेंडिंग स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ सेक्शन एंड बेंडिंग। ये जो लर्निंग आउटकम 1 है, लर्निंग आउटकम 1 से जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस सिर्फ थ्योरी एग्जाम में आएंगे, ना तो प्रैक्टिकल में आएंगे ना ही इंटरनल में आएंगे। ये सिर्फ थ्योरी एग्जाम में आएंगे, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं इसमें कंटेंट क्या क्या है। तो इसमें जो कंटेंट्स है वो कंटेंट्स क्या क्या है लर्निंग आउटकम 1 में। कोर्स आउटकम 4 के लर्निंग आउटकम 1 में कंटेंट है पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन बीम, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, बेंडिंग इक्वेशन विदाउट प्रूफ, मॉडुलस ऑफ सेक्शन फॉर रेक्टेंगुलर, होलो रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, हॉलो सर्कुलर सेक्शन, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। इसमें इतने कंटेंट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं बीम क्या है। Beam is a structural element that preliminary resist load applied laterally to the beam's axis. Its mode of deflection is primarily by bending. The load applied to the beam results in reaction force at the beam support point. यानी कि ये जो बीम होती है ये एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है, यानी कि संरचनात्मक तत्व होता है, और जिसमें क्या होता है कि जो लोड अप्लाई होता है वो लंबवत तरीके से लोड अप्लाई होता है, यानी कि इसमें जितना भी लोड अप्लाई होता है वो सारा लोड इसका लंबवत तरीके से अप्लाई होता है। और साथ ही इसमें एक रिजल्टेंट भी लगता है, जितना लोड इसमें अप्लाई किया जाएगा उतना ही ये रिजल्टेंट लगाएगा, और जो ये रिजल्टेंट या रिएक्शन फोर्स लगाएगा वो रिएक्शन फोर्स इसके एंडिंग पॉइंट पर दोनों ओर देखा जाता है। वो रिएक्शन फोर्स इसके एंडिंग पॉइंट पर दोनों ओर देखा जाता है। टाइप्स ऑफ बीम। जनरली जो बीम्स होती है वो 21 टाइप्स की होती हैं, बट अकॉर्डिंग टू अवर कोर्स, जो हमारे कोर्स में है उसमें सिर्फ 5 बीम है जो कि हमें पढ़ना है। पहली हो गई हमारी कैंटिलीवर बीम, दूसरी आ गई सिंपली सपोर्टेड बीम, तीसरी है ओवर हैंगिंग बीम, चौथी है कंटिन्यूअस बीम, और पांचवी है फिक्स्ड बीम। हम इन्हीं पांचों बीमों को पहले पढ़ेंगे। कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या है कि अगर किसी बीम का एक सिरा फिक्स कर दिया जाए और दूसरे सिरा फ्री रखा जाए तो इस टाइप से जो बीम होगी वो कैंटिलीवर बीम कहलाएगी। जैसे अगर कोई बीम है यहाँ पे तो उसका एक सिरा यहाँ पे फिक्स है और दूसरा सिरा यहाँ पे फ्री है। इस कंडीशन पे इस पे जितने भी लोड लगेंगे तो ये बीम क्या करेगी, इस पे जितने भी लोड लगेंगे उन सभी लोडों को ये बीम सपोर्ट की ओर भेज देगी। जितने भी इस पे लोड लगेंगे वो सारे लोड यहाँ पे कहाँ पे आ जाएंगे, इसके जो फिक्स एंड पॉइंट है यानी कि जो सपोर्ट पॉइंट है वहां पे ये सारे फोर्स आ जाएंगे जो कि मोमेंट और शियर स्ट्रेस के अगेंस्ट होंगे। कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल आप इस चीज से ले सकते हैं कि इसका जो यूज होता है बे विंडो बनाने में, बालकनी बनाने में और कुछ विशेष प्रकार की पुल के निर्माण में किया जाता है। जैसे आपने बालकनी में देखा होगा कि बालकनी क्या होती है कि नीचे ऐसे सपोर्ट होता है, ऊपर ऐसे रॉड या पिलर ऐसे टाइप में रहता है, तो ऊपर कोई इसका सपोर्ट नहीं होता, ये फ्री पॉइंट होता है, ये फ्री होता है। नीचे ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड होता है। तो इस कंडीशन पे इस पे जितने भी लोड लगेंगे, इस पे जितने भी लोड लग रहे हैं तो ये क्या करेगी, ये सारा लोड नीचे सपोर्ट में भेज देगी। ये कैंटिलीवर बीम कहलाती है। सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम बेसिकली क्या है कि ये एक ऐसी सिंपल स्ट्रक्चर होती है बीम की जिसके जो दोनों सिरे हैं वो फ्री होते हैं, यानी कि इसके दोनों सिरे क्या होंगे, फ्री रहेंगे, लेकिन ये जो बीम रहेगी सपोर्ट पर रहती है। ये जो बीम रहती है ये सपोर्ट पर रहती है। इसका एक सपोर्ट पिन होता है, यानी कि उसको फिक्स किया जाता है, पिन लगाया जाता है, और इसका दूसरा सिरा रोटेटिंग सपोर्ट पे होता है।
यानी कि दूसरा सिरा जो है वो रोटेट कर सकता है, उसमें रोलर्स लगे होते हैं। तो पहला सिरे में पिन होता है, दूसरा जो सिरा है वो रोटेट कर सकता है, जिसके कारण ये जो बीम है इस पे जितने भी लोड लगाए जाते हैं तो वो सारे लोड शेयरिंग और बेंडिंग नहीं होने देते। ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग बीम में बेसिकली होता क्या है कि ओवरहैंगिंग बीम जो बीम होती है उसका जो एक सिरा होता है वो एक सिरा सपोर्ट पर होता है, और जो दूसरा सिरा होता है वो सपोर्ट से बहुत ज्यादा आगे बढ़ा हुआ होता है। यानी कि इसका एक सिरा सपोर्ट पर होगा और जो दूसरा सिरा है वो बढ़ा हुआ होगा, सपोर्ट से बढ़ा हुआ होता है, जिसके कारण उस बढ़े हुए सिरे को बोलते हैं ओवरहैंगिंग पोर्शन। इसके साथ ही ये जो ओवरहैंगिंग बीम होती है ये सपोर्ट पे तो दोनों जगह पे होती है, लेकिन साथ ही ये जो बीम होती है इसमें जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम क्या होती है कि एक ऐसी बीम होती है जिसमें दो से ज्यादा सपोर्ट का यूज किया जाता है, और ये जो दो से ज्यादा सपोर्ट यूज में होते हैं ये उस बीम की पूरी लेंथ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि उस बीम की पूरी लेंथ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये जो दो से ज्यादा सपोर्ट का यूज किया जाता है। फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम एक ऐसी बीम होती है जिसके जो दोनों सिरे होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, जिसके कारण इसके दोनों सिरे जब फिक्स हो जाते हैं तो इस बीम में रोटेशन नहीं हो पाता, इसीलिए इसको बिल्ट इन बीम भी बोलते हैं। इस बीम में बेसिकली होता क्या है कि जो मोमेंट प्रोड्यूस होता है वो मोमेंट रिएक्शन फोर्स के अलावा दूसरे मोमेंट प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि इस बीम में जो रिएक्शन फोर्स लगेगा उसका मोमेंट तो होगा ही, साथ ही इसमें दूसरे टाइप के मोमेंट भी प्रोड्यूस होते हैं। पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन बीम, यानी धरण की उदासीन अक्ष की स्थिति। तो किसी बीम में धरण की उदासीन अक्ष की क्या स्थिति है इसके बारे में हम जानेंगे। द न्यूट्रल एक्सिस इज एन एक्सिस इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, ए मेंबर resisting bending or soft along which there are no longitudinal stress और strain। ये जो न्यूट्रल एक्सिस है किसी बीम का क्रॉस सेक्शन एक्सिस होता है या किसी सॉफ्ट का क्रॉस सेक्शन एक्सिस होता है जिसमें कोई भी लंबवत स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं लग रहे हैं। अगर इस बीम का जो सेक्शन है सिमेट्रिक है, आइसोट्रॉपिक है और बिना बेंडिंग के कर्व नहीं है तो इसका जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो जियोमेट्रिकली सेंटर पे होगा। हम डायग्राम से देख लेते हैं किसी बीम का क्रॉस सेक्शन क्या है जिसमें एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड भी है जिसकी डिस्टेंस क्या है, बाई है न्यूट्रल एक्सिस से, जो कि एन के है। तो ये इसका न्यूट्रल एक्सिस हो गया। इसका एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड ये हो गया जिसकी डिस्टेंस बाई है। तो लेट द एरिया ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड, अगर हम माइक्रोस्कोपिक फील्ड का एरिया लेते हैं डेल्टा ए तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू ई अपान आर इंटू बाई। इसलिए जो इस पे रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा इस माइक्रोस्कोपिक फील्ड पे वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, F इंटू डेल्टा ए, या हम F की वैल्यू रखेंगे तो ई अपान आर इंटू वाई इंटू डेल्टा ए। अब जो ये बीम है इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया में वो क्या हो जाएगा, समेशन ई अपान आर इंटू बाई इंटू डेल्टा ए, जिसमें से ई अपान आर कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा समेशन बाई इंटू डेल्टा ए। अब अगर इसका रेजिस्टेंस फोर्स जीरो मान लेते हैं क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, तो जब ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका इक्विलिब्रियम की स्टेट में है तो हमने इसके रेजिस्टेंस फोर्स को जीरो मान लिया, तो उस कंडीशन पे ई अपान आर समेशन बाई इंटू डेल्टा ए ये पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया, जिसके कारण जो ये समेशन बाई इंटू डेल्टा ए है ये पूरा जीरो आ गया। अब अगर हम उदासीन अक्ष से न्यूट्रल एक्सिस की दूरी बाई निकालते हैं तो क्या आ गया, समेशन बाई इंटू सिग्मा ए अपान समेशन सिग्मा ए इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो पूरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है, यानी कि जो भी न्यूट्रल एक्सिस होगा किसी बीम का वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसके पास हो रहा है। अब देखते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस।
नीचे जो डायग्राम दिया है वो बीम और उसका क्रॉस सेक्शन बता रहा है। टू रजिस्ट द मोमेंट यूज्ड ए फोर्स कपल इज प्रोड्यूस्ड इन द बीम in which two force C and T works in equal and opposite direction, this force couple is called moment of resistance। अब ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें दो फोर्स कपल यूज हो रहे हैं जो कि C और T हैं, जो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, और जो बीम में जो मोमेंट यूज हो रहा है उसको रजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये जो दोनों फोर्स कपल हैं C और T, इनको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो फिगर दिया गया है उस फिगर में एक माइक्रोस्कोपिक एरिया है जो है डेल्टा ए, जिसकी डिस्टेंस बाई है न्यूट्रल एक्सिस से, और इसीलिए इसमें जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ई अपान आर इंटू बाई, यानी एफ अपान बाई इज इक्वल टू ई अपान आर, इक्वेशन नंबर 1। अब जो इसमें रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा इस पूरे क्षेत्र पे वो क्या हो जाएगा, एफ इंटू डेल्टा ए इज इक्वल टू ई अपान आर इंटू वाई इंटू डेल्टा ए। बट इसमें हो क्या रहा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोफील्ड इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स जनरेटेड बाय न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि इसमें जो माइक्रोफील्ड द्वारा प्रतिरोधाघूर्ण उत्पन्न हो रहा है वो प्रतिरोधाघूर्ण न्यूट्रल एक्सिस द्वारा उत्पन्न किए गए प्रतिरोधाघूर्ण के बराबर हो जाएगा, जिसके कारण इसमें ई अपान आर इंटू पाई इंटू डेल्टा ए इंटू बाई, तो ये क्या हो गया, ई अपान आर इंटू बाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए। अब इस पूरे एरिए पे प्रतिरोधाघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू समेशन बाई सी टू बाई टी ई अपान आर इंटू बाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए, या इसमें से ई अपान आर जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, तो बचा क्या, समेशन बाई सी टू बाई टी बाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए। परंतु जो टॉप लेयर की और न्यूट्रल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, बाई सी है, और जो बॉटम लेयर और न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस है वो है बाई टी, इसीलिए समेशन बाई सी टू बाई टी बाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए इज इक्वल टू आई हो गया। आई हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्सिया, और ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया किसका हो गया, क्रॉस सेक्शनल न्यूट्रल एक्सिस का, यानी कि जो हमारी उदासीन अक्ष है उसके अनुप्रस्थ काट का मोमेंट ऑफ इनर्सिया यानी जड़त्वाघूर्ण हो गया। तो यम इज इक्वल टू क्या आ गया, ई अपान आर इंटू आई, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से क्या हो गया, एम अपान आई इज इक्वल टू ई अपान आर इज इक्वल टू एफ अपान बाई, और ये जो इक्वेशन आया ये इक्वेशन आया इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लेके, और यही जो इक्वेशन है एम अपान आई इज इक्वल टू ई अपान आर इज इक्वल टू एफ अपान बाई, ये क्या कहलाता है, बेंडिंग इक्वेशन कहलाता है, जहां पे अगर हम आर की वैल्यू निकालें इक्वेशन नंबर 2 से तो ई आई अपान एम आएगा। एम विल बी कांस्टेंट, जिसमें एम जो है कांस्टेंट होगा जब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई आई के, जहां पे जो ई आई है आनमन दृढ़ता है। बेंडिंग इक्वेशन क्या है कि बेंडिंग थ्योरी का एक भाग होता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी बीम किसी डिफॉर्मेशन का एक भाग होती है, जब उसके ऊपर कोई फोर्स काम करता है तो वो जो फोर्स काम करता है या वो जो बल उस पर वर्क करता है वो उसके अनुदैर्ध्य अक्ष से होकर गुजरता है। बेंडिंग इक्वेशन क्या है, एम अपान आई इज इक्वल टू एफ अपान बाई इज इक्वल टू ई अपान आर, जहां पे एम हो गया बेंडिंग मोमेंट, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्सिया जड़त्वाघूर्ण, ई हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ हो गया सोल्यूटेशन स्ट्रेस, और वाई हो गया डिस्टेंस ऑफ द फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। मॉडुलस ऑफ सेक्शन, मॉडुलस ऑफ सेक्शन क्या है उसको समझने से पहले मोमेंट ऑफ इनर्सिया समझ लेते हैं। जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है वो क्या होता है, किसी सेक्शन का मास और उस सेक्शन के सेंटर और रेफरेंस अक्ष के सेंटर और रेफरेंस अक्ष के बीच की दूरी के वर्ग का गुणनफल मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है, और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है इसे ही मॉडुलस ऑफ सेक्शन बोलते हैं, जिसे जेड के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब रेक्टेंगुलर सेक्शन के बारे में जान लेते हैं। नीचे जो डायग्राम दिया गया है उस डायग्राम में एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है
जिसकी चौड़ाई b है और गहराई डेप्थ d है, जिसका न्यूट्रल एक्सिस nk है। तो जो इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का मॉडुलस होगा वो क्या होगा, z इज इक्वल टू 1/बाई मैक्सिमम, या इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/12 BD क्यूब अपान D/2, जहां z इज इक्वल टू 1/6 BD स्क्वायर। ये आ गया रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मॉडुलस। अब देख लेते हैं सर्कुलर सेक्शन के लिए मॉडुलस। तो नीचे डायग्राम में सर्कुलर सेक्शन प्रेजेंट है जिसका डायमीटर d है और न्यूट्रल एक्सिस nk है। तो जो इसका मॉडुलस होगा वो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1/बाई मैक्स यानी बाई मैक्सिमम, तो पाई अपान 64 d की पावर 4 अपान d2, या z इज इक्वल टू क्या आ गया π/32 इंटू d क्यूब। ये आ गया हमारा मॉडुलस ऑफ सर्कुलर सेक्शन। वहीं हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए d जो हो जाएगा एक्सटर्नल डायामीटर हो जाएगा और इंटरनल डायमीटर या इनर डायमीटर d हो जाएगा स्मॉल d, जिसके कारण जो इसका मॉडुलस ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1/बाई मैक्सिमम या π/64 कैपिटल D की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4 अपान D/2। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया π/32 d की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4 अपान d। ये आ गया हमारा होलो सर्कुलर सेक्शन के लिए मॉडुलस। बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ यानी एक समान ताकत की बीम। एक बीम जिसमें प्रत्येक बिंदु पर जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो इक्वल होता है यानी समान होता है, वो बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ यानी एक समान ताकत की बीम कहलाती है। मतलब ऐसी बीम जिसमें प्रत्येक बिंदु पर बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, समान होता है, वो बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कहलाती है। सामान्य शब्दों में बीम में जो क्रॉस सेक्शन होता है वो उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग होता है। जब किसी बीम को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि उसके किसी क्रॉस सेक्शन पे जो चरम तंतु होते हैं, एक्सट्रीम फाइबर्स होते हैं, उनमें अत्यधिक मात्रा में यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पी मैक्स को लगाया जा सके, तो ऐसी बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के नाम से जानी जाती है। मानते हैं कि एक रेक्टेंगुलर बीम परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है एक डिस्टेंस L पे और जिसका मिड पॉइंट W है। तो इसमें मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस ऑफ द बीम, तो इसमें अत्यधिक रूप से जो स्ट्रेस लग सकता है, अलाउ होगा, वो कितना होगा, F हो जाएगा इज इक्वल टू F। देन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम परपेंडिकुलर M, x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर जो इसका मोमेंट होगा वो हो जाएगा Wx/2, और जो इसका मॉडुलस होगा z इज इक्वल टू m/f या Wx/2f हो जाएगा। लेकिन यदि इस पे x इज इक्वल टू 0 है तब z इज इक्वल टू 0 होगा, और तब इसके मध्य बिंदु पर x इज इक्वल टू हो जाएगा L/2, और तब z इज इक्वल टू यानी मॉडुलस क्या हो जाएगा WL/4f। मतलब द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बीम for the uniform strength will be maximum at the center, continuously increasing on each section from 0 at the ends। यानी किसी बीम का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, किसी उसमें जो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होगी वो सेंटर पर वो अत्यधिक हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, जबकि किनारों पर वो 0 रहेगी और किनारों से बढ़ते बढ़ते सेंटर पर जाकर मैक्सिमम यानी कि अत्यधिक मात्रा में हो जाएगी।